नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा 8वां पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, किन टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, जल्दी से उस पर एक नज़र कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क, सभी जो वन्यजीव विहार हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के जो संरक्षण और आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो वन नीतियां हैं उत्तराखंड की कौन कौन सी हैं, ब्रिटिश काल से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। वन विभाग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो आपकी लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट 2021, 17वीं वन रिपोर्ट जो आपकी जनवरी 2022 में ही आई है, ठीक है, ये लेटेस्ट वाली है। इसके तथ्यों को देखेंगे, कहां पर परसेंटेज वाइज, क्षेत्रफल वाइज वन है, अति सघन, मध्यम सघन, सारी जानकारी हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद उत्तराखंड में वनों के प्रकार को देखेंगे, किस ऊंचाई तक कितने प्रतिशत वन है, उनसे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। फिर उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट बुग्यालों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन हैं उनको यहां पर देखेंगे, वनों से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड सारे तथ्यों को। तो ये सारे टॉपिक हम आज के सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क से। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, सबसे पहले आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, आपका पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, इसकी स्थापना 1936 में होती है। सीधा क्वेश्चन बनता है, जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। इसको भी याद करेंगे। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। 3 नाम याद करने हैं। स्थापना 1936 में होती है, नाम होता है हेली नेशनल पार्क। इसके बाद आज़ादी के बाद इसका नाम बदला जाता है 1947 में, और 1957 में दोबारा से नाम बदला जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम कर दिया जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? सीधा क्वेश्चन। स्थापना 36 में होती है, 50 साल के बाद 1986 में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी होता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति पर इस पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट, इसके ऊपर कब किया गया? तो इसमें 10 साल कम कर दीजिए, 1976 में जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट जारी हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर 1986 में हुआ। जो ये हेली नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये ना केवल भारत का बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है, ठीक है। इसके फैलाव की बात करें तो यह आपके 2 जनपदों में फैला है, यह आपके पौड़ी में भी है और आपके नैनीताल में भी है। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 520 है। इस 520 में से लगभग 312 आपके पौड़ी में है, और 208 के करीब आपका नैनीताल में आता है। हो सकता है पूछ लिया जाए, 2 ही जनपदों में फैलाव है, इसको आपने याद करना है। जो इसका प्रवेश द्वार है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला है, रामनगर के नजदीक ये पड़ता है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहां पर है? तो वो आपके काला डूंगी में पड़ता है। इसको भी आपने याद रखना है। संग्रहालय पूछेगा तो काला डूंगी, प्रवेश द्वार पूछेगा तो ढिकाला में पड़ता है, ठीक है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व ये कब बना था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया तो उसे इसी पार्क से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये पहला टाइगर रिजर्व था, 1973 में बना था। दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है उत्तराखंड में? वो है राजाजी नेशनल पार्क। कब बना? 2015, ठीक है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? तो यहां पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स SPTF
इसका गठन कब किया गया? 2013 में किया गया। और इसके साथ साथ आपको 2012 का वर्ष भी याद रखना है, जब जिम कॉर्बेट का साइड का 500 मीटर तक का जो इलाका था उसे साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया। पूछेगा आपसे, जिम कॉर्बेट के चारों ओर का जो 500 मीटर का इलाका है उसे साइलेंस जोन कब घोषित किया? 2012 में। और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसका गठन कब किया गया? 2013 में। ठीक है, तो ये था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उससे रिलेटेड सारी जानकारियां हमने देखी। अब बात करेंगे दूसरा नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का है, गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क आपके 1980 में बना। ये आपके उत्तरकाशी में है और 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के आपसे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, क्या क्या चीजें पूछता है आपसे? एक आपसे पूछता है इसका जनपद कहां है, स्थापना पूछ लेता है, क्षेत्रफल पूछ लेता है, कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है। आपको एक तरफ वो दे देगा वन्यजीव विहार या राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ एरिया दे देगा, बोलेगा मिलान कीजिए, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क आपके उत्तरकाशी में है, 1980 में बना, 472 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगला है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में बना। यह आपके चमोली में स्थित है। इसका जो टोटल एरिया है 624 वर्ग किलोमीटर में नंदा देवी नेशनल पार्क आपका फैला हुआ है। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय आपके जोशीमठ में पड़ता है। इसे भी आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो नंदा देवी है और फूलों की घाटी, दोनों का हेडक्वार्टर जोशीमठ है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1988 में जो आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, 1988 में दरअसल जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, दोनों को एक करके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का गठन किया गया और फिर इसे यूनेस्को में डाल दिया गया। ठीक है, डाला किसको? उद्यान को, क्योंकि बाद में हम देखेंगे 2005 में फूलों की घाटी को भी यूनेस्को की सूची में डाला जाता है। तो आपको दोनों याद करने हैं। ठीक है, पूछा जाता है। अगला है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इसकी खोज कब हुई? फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने करी थी, 1931 में करी थी। इसकी स्थापना होती है 1982 में। ठीक है, फूलों की घाटी की खोज 1931 में हो जाती है। कौन करता है? फ्रैंक स्माइथ। कामेट पर्वत से उतर रहा था, भटक कर ये फूलों की घाटी में चला जाता है। इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1982 में बनाया गया, आपके चमोली में है। एरिया इसका 87.5 वर्ग किलोमीटर में है। यह आपके किन पर्वतों के मध्य में है? फूलों की घाटी आपके नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में है। ठीक है, यूनेस्को की सूची में फूलों की घाटी को कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को की सूची में इसे 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया। ठीक है, इसके मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी के मध्य में पुष्पावती नदी बहती है। केदारखंड में फूलों की घाटी को क्या बोला गया है? केदारखंड यानी स्कंद पुराण, क्योंकि स्कंद पुराण के ही तो दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक आपका मानस खंड और एक आपका केदारखंड। केदारखंड गढ़वाल से संबंधित है, फूलों की घाटी आपके गढ़वाल मंडल में आती है। तो केदारखंड में इसका नाम हमें नंदन कानन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कालिदास की रचना है मेघदूत, इसमें हमें इसका नाम अलका देखने को मिलता है। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, कालिदास की रचना मेघदूत में फूलों की घाटी को किस नाम वहां पर दिया गया है? कौन सा नाम दिया गया है? अलका दिया गया है। और महाभारत में और केदारखंड में नंदन कानन बोला गया है। अन्य नामों की अगर हम बात करते हैं फूलों की घाटी के, तो गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम फूलों की घाटी के हैं। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय क्या है? तो फूल खिलने का समय आपका जुलाई से सितंबर के मध्य में माना जाता है। ठीक है, इस दौरान यहां पर फूल खिलते हैं। कहीं कहीं पर आपको जुलाई से अक्टूबर भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर जुलाई से सितंबर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फूलों की घाटी का? तो इसका हेडक्वार्टर आपके जोशीमठ में स्थित है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, चलते हैं अगले नेशनल पार्क की तरफ। अगला है हमारा राजाजी नेशनल पार्क।
राजाजी नेशनल पार्क आपके 3 महत्वपूर्ण जो संरक्षण थे उनको मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन इसमें शामिल हैं? एक है आपका राजाजी वन्यजीव विहार, ठीक है। इसके अलावा एक था आपका चीला वन्यजीव विहार और एक था मोतीचूर वन्यजीव विहार। इन तीनों को मिलाया गया 1983 में और एक नेशनल पार्क बनाया गया, राजाजी नेशनल पार्क। अगर हम बात करें राजाजी जो ये वाला संरक्षण क्षेत्र था, वन्यजीव विहार था एक तरीके से, तो ये आपके कब बना था? राजाजी वाला आपका 1948 में बना, चीला वाला आपका 1977 में बना था और मोतीचूर वाला आपका 1935 में बना था। इन तीनों को मिलाया गया 1983 में और नेशनल पार्क बनाया गया। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, जो ये राजाजी है किसके नाम पर है? तो जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके नाम पर इसका नाम राजाजी रखा गया है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क का फैलाव किन किन जनपदों में है? तो ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है। यह आपके देहरादून में है, यह आपके हरिद्वार में है और ये आपके पौड़ी में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे कॉर्बेट 2 जनपदों में था, उसी प्रकार राजाजी 3 जनपदों में फैला है। इसके क्षेत्रफल की बात करें 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 3 जनपदों में तो है, हेडक्वार्टर इसका देहरादून है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। और 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है। और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछेगा, पहला तो जिम कॉर्बेट है, भारत का भी पहला है, उत्तराखंड का भी पहला है, दूसरा पूछेगा उत्तराखंड का तो राजाजी नेशनल पार्क। अगला है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ग से आपके जो दोनों शुरू होते हैं, गंगोत्री और गोविंद, दोनों के दोनों उत्तरकाशी में हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में होती है, 1989 में होती है। यह आपके उत्तरकाशी में है और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सबसे बड़ा है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है आपका फूलों की घाटी, जिसका क्षेत्रफल मात्र 87.5 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे। जल्दी से राष्ट्रीय उद्यानों का बड़े से छोटे का क्रम देख लेते हैं, कई बार आपसे क्रम लगाने को आ जाता है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, इसके बाद आता है राजाजी, फिर आता है नंदा देवी आपका, फिर आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और सबसे छोटा आता है आपका फूलों की घाटी। इसको आपने याद करना है, ये इसका सही क्रम है। सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे छोटा पूछेगा, दोनों आप इजीली बता देंगे, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क थे और उनसे रिलेटेड तथ्य थे। अब हम चलेंगे वन्यजीव विहार के बारे में, वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले है आपका गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इसकी स्थापना 1955 में होती है। ये आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन मत करना। गोविंद नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाएगा, वो भी आपके उत्तरकाशी में है, लेकिन वो 1980 में बना। और गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव विहार पूछेगा, ये 1955 में बना। दोनों याद करने हैं। इसका क्षेत्रफल 485 है, गोविंद वाले का भी लगभग 472 है, तो क्षेत्रफल में दोनों के दोनों लगभग बराबर हैं। इसका ज्यादा ही है, लेकिन ये 1955 में बना और ये आपके 1980 में बना। नेशनल पार्क बाद में बना, इसको आपने याद करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें तो यह आपके 1972 में बना। यह आपके 2 जनपदों में इसका फैलाव है, चमोली और रुद्रप्रयाग में यह फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछेगा तो गंगोत्री नेशनल पार्क, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाएगा तो केदारनाथ वन्यजीव विहार। कितना है इसका क्षेत्रफल? 957। कहीं कहीं पर इसका क्षेत्रफल 967 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको कितना याद करना है? आपको 957 967 के बीच का याद करना है, क्योंकि
कितना भी क्षेत्रफल आपको माना जाए, चाहे 967 मान लीजिए, चाहे 957 मान लीजिए, आपको एग्जाम में एक ही देखने को मिलेगा। और चाहे हम इसे माने चाहे इसे माने, दोनों ही कंडीशन में सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यही वाला रहेगा। तो इसको आपने याद करना है, आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा, जिसको आपको ऑप्शन में मिले उसे आपने टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला है आस्कोट वन्यजीव विहार। आस्कोट वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में होती है और यह आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर है, 599 दशमलव कुछ है इसका, तो लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में आस्कोट वन्यजीव विहार है। ठीक है, 1986 में भी 6 है, यहां पर भी आपका 600 है, इसको ध्यान करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला विहार कौन सा है? सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग इसी वन्यजीव विहार में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार की बात करें तो ये आपके 1987 में बना, पौड़ी में ये स्थित है और इसका एरिया 301 वर्ग किलोमीटर है। इसका आपसे एरिया पूछा जाता है, याद करेंगे कहां है? पौड़ी में, 1987 में बना। अगला है विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार की बात करें तो यह आपके 1988 में बना, यह आपके अल्मोड़ा में है और इसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यह सबसे छोटा नहीं है, इसको भी याद करना है। एरिया केवल 47 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यह दूसरा सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार की बात करें 1993 में बना, देहरादून में है और इसका एरिया 10.5 वर्ग किलोमीटर के करीब है, यानी 10.82 वर्ग किलोमीटर, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको आपने याद करना है, ये आपसे पूछा जाता है। सबसे बड़ा पूछेगा तो केदारनाथ वन्यजीव विहार, सबसे छोटा पूछेगा मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है, केदारनाथ वाला लगभग 957 के करीब है, ये आपके केवल 10.82 वर्ग किलोमीटर के करीब है। ठीक है, देहरादून में है, 93 में बना था। अगला है नंदौर वन्यजीव विहार। नंदौर वन्यजीव विहार की बात करें 2012 में ये बना, नैनीताल में ये स्थित है। नैनीताल के साथ साथ चंपावत में भी इसका कुछ हिस्सा आपका आता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 270 वर्ग किलोमीटर के करीब है। तो इसका आपने केवल वर्ष याद रखना है, क्योंकि सबसे नया वन्यजीव विहार है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, 2012 में बना था। अब जल्दी से वन्यजीव विहारों का बड़े से छोटे की ओर का क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। दूसरे नंबर पे आपका आस्कोट आता है। तीसरे नंबर पे आपका गोविंद वन्यजीव विहार है। चौथे नंबर पर सोना नदी है। पांचवें नंबर पर आपका नंदौर है। छठे नंबर पर बिंसर है और सबसे छोटा आपका मसूरी है। कितना था इसका? 10.82, और केदारनाथ वाले का कितना था? 957। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। ठीक है, अब बात करेंगे संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। 4 हैं, इनको भी यहां पर देख लेते हैं। पहला है आपका आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। कहां है? लोकेशन पूछेगा, देहरादून में है। कब इसको घोषित किया गया था संरक्षण आरक्षित क्षेत्र? ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व कब बनाया गया इसे? तो इसे बनाया गया 2005 में। आसन को लेकर के आपसे 2-3 बातें और आती हैं। 2005 में तो इसे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बना दिया, यानी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया। आसन बैराज की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, आसन बैराज 1967 में बना था और 2005 में इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया। 2020 में इसे वेटलैंड घोषित कर दिया रामसर सूची का। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, रामसर सूची आप जानते हैं वेटलैंड से संबंधित है। भारत के जो प्रमुख रामसर स्थल हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है हमारे सेकंड चैनल पर, जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके। वहां पे आके आप उसको देख सकते हैं। रामसर को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का जो ये रामसर स्थल है, आसन वेटलैंड, कब शामिल हुआ सूची में? 2020 में इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया था, वेटलैंड घोषित किया गया। आसन बैराज 1967, कंजर्वेशन रिजर्व 2005, वेटलैंड बना 2020। ठीक है, इसके बाद है झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र।
झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपका ये 2005 में बना और ये आपके हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। देखिए गोल आकृति वाला झिलमिल ताल वो कहाँ है? कल हमने देखा था गोल आकृति वाला झिलमिल ताल आपके चंपावत में है, लेकिन झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र अगर पूछेगा ये आपके हरिद्वार में है, 2005 में ये बना था। ठीक है, इसके साथ आता है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, यानी कि पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपके 2012 में बना और आपके नैनीताल में है। और साथ में आता है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि नैना देवी हिमालयी बर्ड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ये आपके 2015 में बना और ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। तो इसको भी आपने याद करना है, ये चारों आरक्षित क्षेत्र आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो उत्तराखंड का है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में होती है। यह आपके 3 जनपदों में फैला है। यह आपके चमोली में है, मुख्यतः चमोली में ही आता है, क्योंकि चमोली का जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी वो दोनों इसमें शामिल हैं। लेकिन सिर्फ चमोली में है ऐसा नहीं है, इसका कुछ हिस्सा आपके पिथौरागढ़ में भी है और बागेश्वर में भी है। इसका जो ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका पूरा एरिया 5860 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ये 2 प्रमुख आपके आते हैं, फूलों की घाटी जो 2005 से यूनेस्को में है और नंदा देवी नेशनल पार्क जो 1988 से यूनेस्को में शामिल है। तो ये हमने देखे उत्तराखंड के नेशनल पार्क, उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तराखंड के आरक्षित क्षेत्र। अब हम चलेंगे वन नीति और वन रिपोर्ट की तरफ। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कब बना? तो पहले वन नीति को लेकर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर वन रिपोर्ट की तरफ चलेंगे। भारतीय वन अधिनियम ये बना था 1865 में। वनों से संबंधित भारत का पहला कानून था भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, इसको आपने याद करना है। देखिए भारत में वन विभाग बनता है 1864 में। इसका जो महानिरीक्षक बनाया जाता है एक जर्मन था जिसका नाम था डिट्रिच ब्रेंडिस, यहां पर ट होगा। ठीक है, डिट्रिच ब्रेंडिस इसका नाम था। ठीक है, और इसी ब्रेंडिस की सलाह पर यह वन विभाग का पहला महानिरीक्षक था। ठीक है, इसी की सलाह पर अगले ही साल एक कानून लाया जाता है भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, और वनों पर बनने वाला यह भारत का पहला कानून था। इसे भी याद करना है। कब आया? 1865 में। इसमें संशोधन कब किया गया? इसमें संशोधन 1878 में किया गया। ये कुछ बातें जो आपसे पूछी जाती हैं। भारत में वन विभाग हमने देख लिया 64 में। कुमाऊं में वन विभाग कब बना? कुमाऊं में वन विभाग 1868 में बना। गढ़वाल में वन विभाग 1869 में बना। टिहरी में वन विभाग, क्योंकि टिहरी रियासत भी उस समय उत्तराखंड के अंदर शामिल थी तो उसके बारे में भी हमको जानना है। टिहरी में वन विभाग 1885 में बना। ये चारों वर्ष आपको याद करने हैं। भारत में 64 में, उसके बाद ये तीनों याद करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन कब किया गया वनों का? तो वनों के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन की योजनाएं जो शुरू की गई, उसके लिए जो कार्य किए गए, ये 1884 से शुरू किए गए। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, केंद्रीय वानिकी परिषद, इसकी शुरुआत कब करी गई, इसकी स्थापना कब करी गई? तो केंद्रीय वानिकी परिषद, इसकी गठन 1948 में होता है। सीधा क्वेश्चन बन जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत कब करी गई? तो भारत में वन महोत्सव 1950 में शुरू हुआ। के.एम. मुंशी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति कब आई थी? देखिए ब्रिटिश भारत की बात हम कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति 1894 में आई थी। इसे आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करें भारत की पहली वन नीति तो ये आई थी 1952 में। अगर आपसे केवल भारत का नाम लेकर पूछा जाता है भारत की पहली वन नीति बताइए, आप इसको नहीं बताएंगे, आप 1952 को ही बताएंगे। 1952 में भारत की पहली वन नीति आती है और उसके बाद इसमें संशोधन होता है। 1988 में ये नई वन नीति आती है। तो दोनों वर्ष आपको याद करने हैं। ठीक है, पहली वन नीति 1952 और संशोधित होकर नई वन नीति 1988। ब्रिटिश भारत की पूछेगा 1894। ठीक है, वन नीति के अनुसार भारत में
कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन होने चाहिए, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के 33% क्षेत्रफल पे वन होने चाहिए। ठीक है, इसमें से मैदानी इलाकों में लगभग 25% और जो पहाड़ी इलाके हैं पहाड़ों में लगभग 60% वन होने चाहिए। ठीक है, यानी जो मैदानी इलाके हैं तो उसके 75% पर मैदान चले और 25% पे कम से कम वन होने चाहिए, जबकि पहाड़ी इलाकों में मैक्सिमम 60 आपका वन होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम। और ओवरऑल की बात करें 33%। भारत में अगर हम बात करें वर्तमान में 33% नहीं है, लगभग ये आपके 21.70% के करीब है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में। 17वीं वन रिपोर्ट की बात करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे है, इसकी स्थापना होती है 1981 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में है और इसी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो देहरादून में है और 81 में बना, यही इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसीलिए इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कब बना आपका? 1981 में बना। और इसने रिपोर्ट निकालनी कब से शुरू करी? 1987 में इसने पहली बार रिपोर्ट पब्लिक करी थी। ठीक है, हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है। जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है ये 2021 की है, जो कि आपकी जनवरी 2022 में आई थी। इसको आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है और कई बार तो एक बार एग्जाम में उसने डेट भी आपसे पूछ ली थी। 17 जनवरी 2022 को ये वन रिपोर्ट आई थी। ठीक है, और यही लेटेस्ट है, यही आपकी चलेगी अगले साल नवंबर दिसंबर में जब दोबारा रिपोर्ट आएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो बातें हैं, इसके जो नए आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले वन और वृक्ष आच्छादन की बात करते हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो कुल कितने क्षेत्रफल पर वन आच्छादन है? तो उत्तराखंड में 45.44 क्षेत्रफल में वन आच्छादन है। ठीक है, एरिया में बात करें तो 24,303 वर्ग किलोमीटर। अगर हम वृक्ष आच्छादन की बात करते हैं, ये तो वन आच्छादन था। केवल अगर हम पेड़ों की बात करें, पेड़ कितने एरिया पर हैं? तो पेड़ लगभग 1.57% पर हैं। किलोमीटर में बात करें अगर तो 841 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष आच्छादन है। ठीक है, वन कितने में फैले हैं? 45.44। केवल वृक्ष की बात करेंगे तो 1.57%, दोनों याद करेंगे। ठीक है, भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में जो वन आच्छादन है ये लगभग आपके 21.71% है और वृक्ष आच्छादन की बात करते हैं तो ये लगभग आपके 2.89% है। तो इसको भी आपको याद करना है, हो सकता है भारत का ही आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, कुल वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन कितना है? दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, कई बार पूरा पूछ लेता है टोटल, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 47.01%। ये आपका टोटल वन और वृक्ष आच्छादन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल दोनों को आपने जोड़ लेना है। अब बात करते हैं अति सघन, मध्यम सघन और खुले वनों के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। पूरी रिपोर्ट के शॉर्ट नोट हम देखेंगे, अति सघन वन, मध्यम सघन वन देखेंगे, इसके बाद हम किस जिले में ज्यादा है प्रतिशत एरिया उनको देखेंगे और ऊपर हमने ओवरऑल देख लिया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अति सघन वन की। कुल वन क्षेत्रफल पर अति सघन वन कितना है? हमने ऊपर देखा ना कि उत्तराखंड के लगभग 24,303 वर्ग किलोमीटर में कितना है आपके वन आच्छादन है। 24,303 यानी कि लगभग 45 ठीक है, इसके ऊपर आपके वन है 45.44। तो इस 24,303 में 20% एरिया पर आपके अति सघन वन है। इसी 24,303 में 52% पर आपके मध्यम सघन वन हैं और इसी पे आपके लगभग 26.5 में कितने हैं? खुले वन हैं। एग्जैक्ट डेटा आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है। तो 20.76, 52.68 और 26.54। सबसे ज्यादा कहां पर है ये क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा अति सघन वन हमें नैनीताल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको याद करेंगे। सबसे ज्यादा अति सघन वन किस जनपद में है? नैनीताल। सबसे कम किस जनपद में है? सबसे कम आपके हरिद्वार में है। केवल कौन से वाले? अति सघन वन। अगर आपसे क्वेश्चन बने सर्वाधिक अति सघन वाला जिला बताइए तो नैनीताल,
और सबसे कम वाला पूछेगा तो हरिद्वार। ठीक है, इसी प्रकार सबसे ज्यादा मध्यम वाला पूछा जाता है आपसे और सबसे कम वाला पूछा जाता है। ठीक है, मध्यम और खुले में आपको याद करना है केवल 2 जनपदों का नाम। सबसे ज्यादा मध्यम सघन, सबसे ज्यादा खुले वन, दोनों में कौन आएगा? हमारा पौड़ी। ठीक है, और सबसे कम मध्यम सघन, सबसे कम खुले वन, दोनों में आएगा हमारा उधम सिंह नगर। तो दोनों आपने याद करने। ठीक है, केवल अति सघन में नैनीताल और हरिद्वार हैं, ज्यादा और कम में। बाकी दोनों में सबसे ज्यादा पौड़ी में है और सबसे कम आपके उधम सिंह नगर में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और प्रतिशत के बारे में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल आपका पौड़ी है, दूसरे नंबर पर आपका नैनीताल है, तीसरे नंबर पर आपका उत्तरकाशी है और चौथे नंबर पर आपका चमोली जनपद आता है। ये हैं आपके क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे ज्यादा वन कहाँ हैं? आपके पौड़ी में हैं। इसको आपने याद करना है। ठीक है, पौड़ी में लगभग आपका 3396 वर्ग किलोमीटर के करीब है। ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर आपके इनको याद करना है क्योंकि कई बार शुरुआत के 4 पूछ लेता है। तो इसका तो आपको वन भी याद होना चाहिए, बाकियों का आपको क्रम याद होना चाहिए। तो पहले पर पौड़ी, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा। क्षेत्रफल में अगर हम कम वालों की बात करें तो सबसे कम आपके उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार का नंबर है, फिर आपका रुद्रप्रयाग और फिर आपका चंपावत। ठीक है, सबसे कम कहां पर है? सबसे कम उधम सिंह नगर में है। कितने हैं उधम सिंह नगर में? केवल 428 वर्ग किलोमीटर के करीब। पौड़ी में लगभग 3500 के करीब हैं, यहां पर लगभग 450 के करीब हैं। ठीक है, तो इसको भी याद करना है। सबसे कम 4 वाले जिले, तो सबसे कम उधम सिंह नगर में है, फिर उधम सिंह नगर से थोड़े से ज्यादा हरिद्वार में, हरिद्वार से थोड़े से ज्यादा रुद्रप्रयाग में और फिर चंपावत में। ठीक है, प्रतिशत में बात करें, प्रतिशत में सबसे कम किस जनपद में है? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला है आपका नैनीताल। नैनीताल के पूरे एरिया के लगभग 71% क्षेत्र में हमें वन देखने को मिलते हैं। तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा नैनीताल है, उसके बाद चंपावत है, फिर आपका पौड़ी है, फिर आपका रुद्रप्रयाग है। ये हैं आपके टॉप 4। सबसे कम की बात करें प्रतिशत में तो सबसे कम में भी आपका उधम सिंह नगर है, इसका 71% है। उधम सिंह नगर केवल आपका लगभग 16.84% पे इसके वन है। ठीक है, तो परसेंटेज में हो चाहे आपका क्षेत्रफल में हो, दोनों में सबसे कम आपका उधम सिंह नगर है, दोनों में दूसरे नंबर पे आपका हरिद्वार है, उसके बाद रैंकिंग बदल जाती है। इसी प्रकार आपको क्षेत्रफल में बात करें, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पौड़ी में है, दूसरे नंबर पर नैनीताल है। प्रतिशत में नैनीताल पहले नंबर पर हो जाता है और दूसरे नंबर पे आपका चंपावत यहां से यहां पर पहुंच जाता है। इसको भी याद करेंगे, ये नंबर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 लाइन से आपसे एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर डिजाइन करता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे कम, क्रम लगाइए, परसेंटेज बताइए, इस तरीके से। तो इसको आपने ध्यान करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपसे पूछी जाती है, सबसे ज्यादा झाड़ियां किस जनपद में है? ठीक है, सबसे ज्यादा झाड़ी वाला जनपद, तो सबसे ज्यादा झाड़ियां हमें टिहरी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा झाड़ी वाला जनपद कौन सा है? टिहरी गढ़वाल। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम झाड़ियां चमोली में देखने को मिलती हैं। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना, सबसे ज्यादा टिहरी, सबसे कम चमोली। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वनों के प्रकार के बारे में कि किस ऊंचाई पर कौन से वन, कितने प्रतिशत वन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई में क्रम के अनुसार, ठीक है, 1%। 300 मीटर से नीचे हमें लगभग 12.8% वन मिलते हैं। 300 से 600 मीटर के बीच में हमें लगभग 12.3% वन मिलते हैं। 600 से लेकर के 1200 मीटर तक हमें 16.3% मिलते हैं। 1200 से लेकर 1800 मीटर तक हमें 22.3% वन मिलते हैं। सबसे ज्यादा वन हमें इस रेंज में मिलते हैं। क्वेश्चन बनता है किस ऊंचाई में, किस रेंज में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं? तो 28.8% वन 1800 से 3000 के बीच में होते हैं। इसके बाद 3000 के ऊपर ये परसेंटेज दोबारा गिर जाता है 7.5%। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, ये वाला डेटा भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ये जो वर्गीकरण यहां पर किया गया है 300, फिर 300 से 600, 600 से 1200, 1200 से 1800, 1800 से 2800,
जो नई वन रिपोर्ट आई है 17वीं वन रिपोर्ट, उसमें इसे 0 से 500, 500 से 1000, ठीक है, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए यानी 300 से 600, 600 से 1200, तो आप ये वाला डाटा बताएंगे। और अगर इस तरीके से पूछा जाए 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, उसका डाटा भी आपको याद करना है, ठीक है। देखिए 0 से 500 मीटर तक हमें 11% वन देखने को मिलते हैं। 500 से लेकर के 1000% तक हमें 16% वन मिलते हैं। 1000 से लेकर 2000% तक हमें सबसे ज्यादा वन मिलते हैं 41%। किसमें? 1000 से लेकर के 2000% तक, यानी इस बीच में, इसको याद करना है 41%। 2000 से लेकर के 3000 के बीच में हमें 23% वन देखने को मिलते हैं, इसको भी याद करेंगे। 3000 से लेकर के 4000 तक केवल 6% वन हमें देखने को मिलते हैं और 4000 के ऊपर भी 6% वन देखने को मिलते हैं। तो इस वाले डेटा को भी याद करना है। अगर 500 के इसमें पूछेगा तो ये वाला डाटा, और अगर इसी में पूछेगा 300, 600, 1800 से 3000, तब आप यही वाला डाटा बताएंगे। दोनों को लिख लीजिएगा, दोनों से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार के वन है। ये तो हमने ऊंचाई के अनुसार उनका वर्गीकरण देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन हैं, उनके बारे में यहां पर बातें करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन की अगर हम बात करें, दक्षिणी ढाल पर, उत्तराखंड का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी ढाल है 700 मीटर तक, और उत्तरी ढाल में 1200 मीटर से कम ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय वन हमें देखने को मिलते हैं। तो कितना हमें यहां पर पता चला? 750 से 1200 के बीच में हमें ये वाले वन देखने को मिलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो इन पेड़ों का प्रमुख वृक्ष है साल वृक्ष, ठीक है। उत्तराखंड का जो पूरा उप हिमालयी क्षेत्र है वो इसी वनों से बना हुआ है, इसी वन के अंतर्गत आता है। इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की बात करें तो ये आपके कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र जो 1500 मीटर के नीचे वाले क्षेत्र हैं और जहां पर वर्षा कम होती है, वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलते हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, उसे हम अभी देखेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन किस तरीके से आया था। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, पहला पॉइंट ये याद करना है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं ये वन, और दूसरा 1500 से मीटर की नीचे तक होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ये कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ऊपर हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। इसकी बात करें, जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, यह आपके शिवालिक और दून घाटियों में पाया जाता है, इसको याद करना है। और इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बात करी, जो शुष्क वन थे 1500 मीटर के नीचे होते थे, ऐसे क्षेत्रों में जहां बारिश कम होती है। जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, ये भी 1500 से नीचे ही होते हैं, ऐसे क्षेत्र में जहां बारिश ज्यादा होती है। जैसे आप जानते हैं शिवालिक में बारिश ज्यादा होती है, दून घाटी में होती है, और इसीलिए इन वनों को मानसूनी वन भी बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। अगला है कोणधारी वन। यहां से क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, उसे भी देखेंगे। कोणधारी वन आपके किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो कोणधारी वन 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इसको याद करना है, ठीक है। जो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, उनके मध्य में पाए जाते हैं कोणधारी वन। क्वेश्चन बनता है उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, इनके बीच में कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन। पेपर में क्वेश्चन आया था कि कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो यह है आपका चीड़ वृक्ष, ठीक है। चीड़ वृक्ष जो है ये कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है, इसको आपने याद करना है। चीड़ से हमें क्या मिलता है? चीड़ से हमें लीसा मिलता है, ठीक है। और लीसा टिपान उत्तराखंड में कब शुरू हुआ? 1890 में। इसको भी याद करना है साथ साथ में लिंक करते हुए, ठीक है।
अगला है पर्वतीय शीतोष्ण वन। ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया था कि उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, कोणधारी वन की भी ऊंचाई याद करनी है, सारे जो हमने देखे। पर्वतीय शीतोष्ण वन हमें 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसको आपने याद करना है, इसकी ऊंचाई पेपर में पूछी गई थी। इसके बाद 2700 से ऊपर हमें जो अल्पाइन झाड़ियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जो बुग्याल हैं यहां पर वो देखने को मिलते हैं। बुग्यालों को ही प्यार बोला जाता है। वो सारे के सारे हमें 2700 से लेकर 3600 के बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन? जो बुग्याल वगैरह हो गए, आपके घास के मैदान हो गए, वो सब एल्पाइन झाड़ियां, एल्पाइन घास के मैदान 2700 से लेकर 3600 मीटर तक, और 3600 के बाद 4800 मीटर तक हमें टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। यह क्वेश्चन भी पेपर में आता है। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां हमें किस ऊंचाई पर मिलती हैं? 3600 से लेकर 4800 मीटर तक, और 4800 के ऊपर कुछ नहीं पाया जाता, बर्फ वहां पर होती है। तो ये कुछ ऊंचाई के अनुसार वनों के प्रकार देखे, प्रतिशत के अनुसार हमने देखे कहां पर ज्यादा हैं। ये सारी बातें आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे वनों के प्रशासनिक विभाजन को देखेंगे। ठीक है, 1% मैंने बाहर लिखा है, 1% मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, जो परीक्षा वाणी है उसमें आपको ये वाला परसेंटेज देखने को मिलता है, लेकिन जो नई वन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, या जो नया डाटा है जो अदर बुक्स में हमें देखने को मिलता है, उसमें आपको ये परसेंटेज देखने को मिलता है। लेकिन आपको दोनों याद करने हैं क्योंकि दोनों में ज्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी मैंने दोनों यहां पर लिखे हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में अब आपको ये वाला डाटा भी देखने को मिलता है। वन विभाग के अधीन कितने वन होते हैं? अगर हम बात करें वन विभाग के अधीन, यानी कि जिनके ऊपर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है, ऐसे वन होते हैं 70.46%। नया डाटा भी याद करेंगे 68%। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उतना ही है। ठीक है, वन पंचायत के अधीन कितना है? वन पंचायत यानी कि जो स्थानीय पंचायतें हैं उनके अधीन कितना है? तो इसमें है आपका 15.5%, और नया डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 19%। राजस्व विभाग की अगर हम बात करें, यानी इसमें आपको लकड़ी का जो यूज होता है वो करने की छूट मिल जाती है, लकड़ी काटने की छूट यहां पर मिल जाती है, पशु यहां पर चरा सकते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग के अधीन इसमें है लगभग 13.76%। नया डाटा 12.55%। और फिर आता है निजी या अन्य संसाधनीय, तो इसमें आपका लगभग 0.46 है, नए वाले में 0.42 है। तो ये दोनों डेटा आपको याद करने हैं। परीक्षा वाणी में अभी तक आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बुक्स में ये वाला भी आपको देखने को मिलता है। ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे मैंने बोला यहां पर 70.5 है तो यहां पर 68 हो गया, यहां 15.5 है यहां पर 19 हो गया, 13.5 के करीब है यहां 12.5 हो गया, ये उतना ही है लगभग। ठीक है, चलिए तो ये हमने वनों का प्रशासनिक विभाजन देखा। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों के बारे में। बुग्यालों को लेकर क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। फूलों की घाटी के ऊपर कौन सा बुग्याल स्थित है? तो फूलों की घाटी के ऊपर आपका नंदनकानन बुग्याल है, और ये आपके चमोली जनपद में आता है। ठीक है, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य में है? तो ऊपर हमने देखा था नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। ठीक है, औली बुग्याल कहां स्थित है? तो औली बुग्याल आपके चमोली में है, और औली बुग्याल के ही नजदीक आपका एक और बुग्याल है गुरसों बुग्याल। तो दोनों के दोनों आपके कहां हैं? चमोली जनपद में। ठीक है, रताकोण और घस्तौली बुग्याल कहां स्थित है? तो रताकोण बुग्याल, घस्तौली बुग्याल, ये दोनों आपके चमोली जनपद में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। चमोली के अगर हम कुछ अन्य बुग्यालों की बात करें, जैसे चित्रकांठा बुग्याल चमोली में है, कुंवारी बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल भी चमोली में है, चौफिट शिखर बुग्याल, संतोपत बुग्याल, लक्ष्मीबन बुग्याल। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? चित्रकांठा, कुंवारी, चौफिट, संतोपत भी आप कर जाएंगे, टिक कर देंगे क्योंकि संतोपत ग्लेशियर भी आपका चमोली में है, लक्ष्मीबन बुग्याल। तो ये 4 आपको याद होने चाहिए, और साथ साथ में ये 2। ठीक है, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है? तो बद्रीनाथ धाम के चारों ओर आपका कैला बुग्याल है। ठीक है, और बद्रीनाथ धाम आप सभी जानते हैं चमोली में है, तो कैला बुग्याल भी कहां होगा? चमोली जनपद में होगा। किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन हमें देखने को मिलते हैं? तो हिमालय के सबसे भव्य दर्शन हमें बगजी बुग्याल से देखने को मिलते हैं, जो कि आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बगजी बुग्याल।
फेन कमल के लिए कौन सा बुग्याल फेमस है? फेन कमल के लिए आपका रूपकुंड बुग्याल फेमस है। रूपकुंड बुग्याल आपके चमोली में ही आता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? सबसे बड़ा बुग्याल, देखिए बुग्याल होते क्या हैं? बुग्याल होते हैं बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल जो है बेदनी बुग्याल है, ठीक है, चमोली जनपद में आता है। जैसा कि इसका नाम आप देखते हैं बेदनी बुग्याल, ठीक है, तो नाम में ही वेद है, वेदों की रचना यहीं पर हुई ऐसा माना जाता है। इसको भी याद करना है। रूपकुंड के नजदीक ये बुग्याल पड़ता है। केदारकांठा बुग्याल किस जनपद में आता है? केदारकांठा बुग्याल आपके उत्तरकाशी में आता है, ठीक है। उत्तरकाशी में ही आपका मानेक बुग्याल है, हरकादून बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, ये सारे के सारे उत्तरकाशी में आते हैं। यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल स्थित है? यमुनोत्री के निकट है आपका देवदामिनी बुग्याल। इसको भी आपने याद करना है, पेपर में आता है, ठीक है। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध दयरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? यहां दयरा बुग्याल की लोकेशन पूछी है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। दयरा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे जाता है? दयरा बुग्याल को फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है, जिनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी बकरी जिनको बोला जाता है, ठीक है। चंद्रप्रभा ऐतवाल क्यों प्रसिद्ध हैं? इन्होंने दयरा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का काम किया, उसको प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई, ठीक है। दयरा बुग्याल में ही मक्खन की होली भी खेली जाती है, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। मक्खन की होली को फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? इसे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत बार हम इसे कवर कर चुके हैं, ठीक है। कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में स्थित है? कुश कल्याण बुग्याल की बात करें तो ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा उत्तरकाशी में कोटालों की हारी और सुरमैया बुग्याल आपने पढ़े होंगे, इसी बुग्याल के अन्य नाम हैं, ठीक है। कुश कल्याण बुग्याल इसी बुग्याल को सुरमई बुग्याल के नाम से भी और कोटालों की हारी नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। किस बुग्याल को उसमें पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के कारण संरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया? तो ये किया गया पमाली कांठा बुग्याल को, जो आपके उत्तरकाशी में है। इसे क्या घोषित किया गया है? संरक्षित जैविक पार्क घोषित किया गया है। गौमुख के निकट कौन सा बुग्याल है? अभी हमने ऊपर क्या देखा था? यमुनोत्री के निकट कौन सा है? यमुनोत्री के निकट है देवदामिनी, ठीक है। और उसके ऊपर हमने देखा था बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा था? केला बुग्याल। अब यहां पर है आपका गौमुख, इसके नजदीक है आपका केदारखर्क बुग्याल। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जौराई बुग्याल कहां स्थित है? तो जौराई बुग्याल आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। पूछा जाता है जौराई फूलों की घाटी या जौराई बुग्याल कहां है? टिहरी गढ़वाल। कसनी खर्क बुग्याल ये कहां स्थित है? कसनी खर्क बुग्याल काफी महत्वपूर्ण बुग्याल है, यह आपके रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रप्रयाग में ही हम जानते हैं जो द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वर नाथ, ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है। ये जो कसनी खर्क बुग्याल है इन्हीं रुद्र जो मदमहेश्वर नाथ हैं इनके निकट है, इसीलिए कसनी खर्क बुग्याल को मदमहेश्वर बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपने याद करना है। कहाँ है कसनी खर्क बुग्याल? रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। चौपता और बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो चौपता बुग्याल और बर्मी बुग्याल ये आपके रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, ठीक है। चिपलाकोट, राहाली, थाला ये बुग्याल कहाँ हैं? ये तीन इंपॉर्टेंट बुग्याल आपके पिथौरागढ़ में हैं। पिथौरागढ़ के अगर हम अन्य बुग्यालों की बात करें, आपका पिंडारी बुग्याल पिथौरागढ़ में है। पिंडारी ग्लेशियर होता बागेश्वर हो जाता, पिंडारी बुग्याल है तो पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। लड़ी पांगती बुग्याल, खलिया बुग्याल या इसे खलिया टॉप बुग्याल भी कहते हैं, तो ये आपके पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अली बुग्याल किन जनपदों में स्थित है? तो अली बुग्याल जो है आपका ये चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में आपका फैला हुआ है, इन दोनों के बीच में है। चमोली का गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग का ऊखी मठ, इन दोनों के बीच में पड़ता है अली बुग्याल। इसको आपने याद करना है, पेपर में बन जाता है, ठीक है। अब हम वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर देखेंगे, ठीक है। जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? देखिए बायोडायवर्सिटी पार्क उत्तराखंड का, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क है। इंग्लिश में बोलें तो जैव विविधता पार्क है, ठीक है। इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी और हिंदी में बोलें तो जैव विविधता पार्क।
राज्य का सबसे बड़ा है, हल्द्वानी में है। 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछने जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उत्तराखंड में बायोडायवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क कहाँ है? हल्द्वानी में है, सबसे बड़ा है, 2020 में खुला था। ठीक है। देश का पहला लाइकन पार्क, तो ये भी आपके वन पर्यावरण से संबंधित है। लाइकन पार्क देश का सबसे बड़ा, ये मुनस्यारी में है और ये भी आपके 2020 में खुला था। ठीक है। सिमतोला इको पार्क, ये कहाँ है? सिमतोला इको पार्क आपके अल्मोड़ा में पड़ता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है। सिमतोला इको पार्क ये आपके लगभग 2010 में बना था। ठीक है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, ये कहाँ है? तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के कोसी में है और इसकी स्थापना लगभग 1988-89 में हमें देखने को मिलती है। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी हेस्को की बात हो रही है। हेस्को आपके देहरादून में है। 1979 में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, हेस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है। अगला है हमारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन कब किया गया था? पर्यावरण से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसे 2002 में बनाया गया था। इसे आपने याद करना है, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। राज्य प्रदूषण बोर्ड के 4 आपके क्षेत्रीय हेडक्वार्टर हैं राज्य के अंदर, 4 इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं? एक आपका देहरादून है, रुड़की है, काशीपुर है, हल्द्वानी है। ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो ऊपर हमने इनके बारे में बात करी है। भारत के पहले वन महानिरीक्षक थे डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिस। 1865 में इन्हीं के नेतृत्व में जो वन अधिनियम था वो लाया गया था। वन विभाग 1864 में बना था। ठीक है। देश का पहला वन महाविद्यालय कौन सा है? देखिए, इन्हीं डिट्रिच ब्रैंडिस की सलाह पर देश का पहला वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया गया और इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला वन महाविद्यालय कहां पर खोला गया? आपके देहरादून में 1878 में। किसकी सलाह पर खोला गया? डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है। इस फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदल दिया गया 1884 में और इसका नया नाम कर दिया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। इसको भी याद करेंगे। 1906 में इसका नाम दोबारा से बदल दिया गया और यह हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी तक ये स्कूल था, लेकिन 1906 में ये क्या बन गया? आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। इसीलिए FRI की जो स्थापना मानी जाती है, जो देहरादून में है आपका, उसकी स्थापना 1906 मानी जाती है। इसको नहीं माना जाता, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। आजादी के बाद इंपीरियल हटा दिया गया और इंडियन यहां पर लगा दिया गया। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? देहरादून में है। 1906 में बना था। इसको डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया और इसने अपनी प्लेटिनम जुबली यानी कि 100 वर्ष पूरे 2006 में किए। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में बना था, आपको दिया गया था। जो FRI है देहरादून का, इसने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए? 1978 टिक नहीं करेंगे क्योंकि स्थापना इसकी 1906 मानी जाती है। 100 वर्ष इसने अपने 2006 में पूरे किए थे। ठीक है। चलिए, तो ये FRI से रिलेटेड पूरी जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा। अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला है कूलागढ़, जो कि देहरादून में है। वन अनुसंधान शाला की स्थापना कब की गई? ये वन अनुसंधान शाला है जो देहरादून के कूलागढ़ में खोला गया है। इसे 1929 में खोला गया था। चीड़ के वनों से लीसा टी पान कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1890 में, जैसा हमने ऊपर बात करी। पेपर में आपसे यह भी पूछा गया है कि लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है और इसी लीसा से जो रेजिन होता है, जो तारपीन होता है, वो सारे बनाए जाते हैं। ठीक है। वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार पहली महिला कौन थी? तो वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला थी दुर्गा देवी। 1921 में गई थी। राज्य में वन पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई है? तो राज्य के अंदर वन पंचायत यानी वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में कब हुआ? यह क्वेश्चन
3 से 4 बार आपसे पूछा गया है पेपर के अंदर। राज्य के अंदर वन पंचायत व्यवस्था यानी वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ था। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो यहां पर है आपका 50% आरक्षण। इसको भी आपने याद करना है, यहां पर भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, पंचायत के साथ साथ वन पंचायत में भी। वन आंदोलन पर कवि गोरदा द्वारा लिखी कविता कौन सी है? पहला क्वेश्चन बनेगा वृक्षन को विलाप कविता के रचयिता कौन है? तो यह है कवि गोरदा, गौरीदत्त पांडे, इन्हीं का उपनाम है गोरदा। ठीक है, इन्होंने ही वन आंदोलन के ऊपर एक कविता लिखी जिसका नाम है वृक्षन को विलाप। ठीक है, किस वर्ष सिविल और रिजर्व वनों को अलग कर दिया गया था? सिविल वन और रिजर्व वन इनको अलग किया गया 1878 में। ठीक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? 65 में वन अधिनियम आया और उसमें संशोधन कब किया गया? 78 में। यही था संशोधन, सिविल वन और रिजर्व वन को अलग अलग वहां पर कर दिया गया। ठीक है, बांज किस प्रकार का वृक्ष है? बांज को लेकर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने पूरा एफआरआई का कॉन्सेप्ट समझा, उसी प्रकार बांज को भी समझेंगे। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बांज वृक्ष जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, और 1800 से आपके 2700 के बीच में ये पाया जाता है ऊंचाई में, मीटर में। इसका वनस्पतिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफेरा। ठीक है, बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम क्या है? क्वार्कस लाइकोट्यूकोफेरा। ठीक है, ल्यूकोटाइकोफेरा। इसके अन्य नाम है शिव की जटा। बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहते हैं, उत्तराखंड का वरदान भी कहते हैं, उत्तराखंड का हरा सोना भी बांज वृक्ष को बोला जाता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, बांज वृक्ष की पूरी दुनिया में कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो पूरी दुनिया में इसकी 40 प्रजाति पाई जाती है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, कत्था प्राप्त होता है, तो कत्था हमें किससे प्राप्त होता है? कई बार हमने देख लिया और 2 बार पेपर में भी आया है, खैर वृक्ष से प्राप्त होता है कत्था। ठीक है, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया था? यह क्वेश्चन 2 बार आया है आपसे। पहला, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया? जगत सिंह चौधरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो इनसे पूछा गया कि जंगली उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जंगली उपनाम से जगत सिंह चौधरी को जाना जाता है, मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए जो फेमस है। मिश्रित वन खेती मॉडल यानी कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना। ठीक है, इनका संबंध रुद्रप्रयाग से है। 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था। वृक्ष मानव किसको बोलते हैं? देखिए, जंगली उपनाम से जगत सिंह चौधरी को जाना जाता है, वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को बोला जाता है। राज्य ने पौधरोपण नीति कब लागू करी थी? तो राज्य में जो पौधरोपण नीति लागू होती है ये आपके 6 जनवरी 2006 को लागू की गई थी। इसे आपने याद करना है, पेपर के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसको यहां पर चेंज करना 6 जून होगा। ठीक है, आपको 6 जनवरी और 6 जून दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको जो पहला रेफरेंस देना है वो जून को देना है। इस चीज को भी याद करना। ठीक है, 6 जून 2006 पौधरोपण नीति। और पौधरोपण नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य था? पहला राज्य था। इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो जो भूतपूर्व सैनिक थे, जो पूर्व सैनिक थे, उनको रोजगार देने के लिए और वनों की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसका गठन 2008-9 में किया गया था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहां स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान आपके नैनीताल में है। 1995 में ये बना था। क्षेत्रफल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने याद करना है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहां स्थित है? तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आपके गोपेश्वर में है। 1989 में बना था। राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री होगा वही इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। ठीक है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप कहाँ है? ये आपके पंतनगर में स्थित है। टाइगर वॉच योजना की शुरुआत कब की गई? तो टाइगर वॉच योजना और स्नो लेपर्ड योजना ये दोनों पेपर में कई बार आपसे पूछी गई हैं।
टाइगर वॉच योजना 1991-92 में आई। स्नो लेपर्ड योजना 1990-91 में आई। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम आपके 1980 में आया। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पेपर में बन जाता है, वन संरक्षण अधिनियम। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज। और आज हमने 8वें भाग में उत्तराखंड के नेशनल पार्कों को देखा, वन्यजीव विहार को देखा, उत्तराखंड के जो संरक्षण और आरक्षित क्षेत्र थे उनको देखा, वन नीतियों को लेकर के कुछ क्वेश्चन देखे, ब्रिटिश काल के देखे। उसके बाद हमने जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उसको कवर किया। उत्तराखंड में वनों के प्रकारों को देखा। उसके बाद हमने प्रशासनिक आधार पर वनों के विभाजन को देखा। उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों को हमने आज के वीडियो में देखा। और उसके बाद हमने जो पूरे वनों से संबंधित क्वेश्चन थे उनको भी यहीं पर देखा। कुछ इंपॉर्टेंट संस्थानों के बारे में जो पर्यावरण वन से रिलेटेड हैं उनको देखा। उम्मीद करता हूं आपके ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो गए होंगे, सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।